नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर दिन भर में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो गया। कांग्रेस और सपा के साथ कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वक्फ बोर्ड संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा रेल की और नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना। इसके साथ ही अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि गारंटी दी जाए कि जमीनें बेची नहीं जाएंगी। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर रोक लगाकर बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाएगा, जिसके बाद अब सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की सिफारिश की है। देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं। ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसा निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? आप इसे निकालेंगे ताकि आप जितने मस्जिदों पर आरएसएस का दावा है वो छीनना चाह रहे हैं, आप जितने दरगाहों पर राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन का दावा है, जैसा अपने मुंबई में हाजी मलंग की दरगाह है, छीनना चाह रहे। वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू से नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? आप दे देंगे क्या? चेंज कर देंगे? ये एक सबसे बड़ा डेंजरस जो उसमें सेक्शन है। जो काम यूपीए और कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी, तमाम अनुशंसाओं के बावजूद वो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मुस्लिम समाज के गरीबों की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, महिलाओं की चिंता हो, मुस्लिम समाज के पिछड़ों की चिंता हो, बोहरा मुसलमान बाकी, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास जमीन कितनी है, आपको अकाउंट देने में क्या दिक्कत है? जिस जमीन के आप मालिक हैं उसकी जवाबदारी तय करने में आपको क्या दिक्कत है? हमारी पार्टी बिल्कुल इस अमेंडमेंट बिल के समर्थन में, क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक है रामविलास पासवान जी, वो शुरू से ही अल्पसंख्यक वर्ग की बिहार प्रदेश में एक बुलंद आवाज थे। 2004 में उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। तो 2004 में जब लोग इसकी बात चर्चा भी नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात उठाई थी। तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा रहता है। और आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो 1995 के एक्ट को अमेंडमेंट, जो उसके एक्ट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में है। जमीन बनाओ का कारोबार पूरे देश में कर रही है और इससे एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस है, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ ये बिल है। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं? सारे हिंदुस्तान को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस बिल का, सो वी इंट्रोड्यूस्ड इट टुडे। आज किरण रिजिजू साहब केंद्रीय मंत्री ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाने का काम किया है, सभी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो वुमेन, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो इंक्लूसिविटी और प्रो पुअर मुस्लिम कदम है। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग, ये एंटी लैंड माफिया और एंटी करप्शन है। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं।
हमारी भी डिमांड थी कि इसको जेपीसी में रखा जाए। जिस तरह से हड़बड़ी में ये सरकार इस बिल को लेके आई है, बिना रिसर्च किए हुए, बिना अपनी तैयारी पूरा किए हुए, तो मुझे लगता है मंत्री महोदय भी कंफ्यूज थे और सरकार भी कंफ्यूज थी। जिस तरह से ऑपोजिशन जो प्रश्न उठा रहे थे उसका उनके पास जवाब नहीं था। और एक बार कमेटी के पास गई तो हमारा भी डिमांड था, कमेटी के पास गई, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पे चर्चा नहीं हुई है, कोई राज्यों से इस पे चर्चा नहीं गई है। जो मेंबर्स हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज, जो सरकार कह रही है, ये दावा कह रही है कि हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत लोगों से बुला के बात की, लेकिन ऑपोजिशन को ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह से बात की गई। अगर बात की गई होती और एक ठोस कुछ निकल के आता तो आज ये बिल पास। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया, मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है, सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है, लिटिगेशंस और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट में कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। दो कमेटियों के बारे में, ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था, यूपीए का सरकार आ चुके थे और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर
सही माने में उस समय उन्होंने कहा, उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी ने, आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया। उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए। जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है, उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। यह सच्चर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट है। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। यह भी सच्चर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। जहां सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा का माहौल बना तो निवेश भी आया है। पहले ना तो बेटी सुरक्षित थी, ना ही व्यापारी सुरक्षित थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता था। जो निवेश पहले से था वह यहां पर बाइंड अप करके जाना चाहता था, क्योंकि निवेश की पहली शर्त होती है कानून का राज। स्वयं को भी सुरक्षा मिले लेकिन पूंजी भी सुरक्षित रहे। दुर्भाग्य से यह स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आने के बाद इस बारे में कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस दिशा में जो कदम उठाए, आज देश उसे एक मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे इस बात के लिए मानती है कि सुरक्षा के लिए, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए, कानून के राज के लिए इस प्रकार के कदम आवश्यक थे। और उसको देखते ही देखते आज प्रदेश के अंदर निवेश की नई संभावनाओं ने पंख फैलाने प्रारंभ किए हैं। हेल्थ सिटी विस्तार के रूप में यह हॉस्पिटल यहां पर तमाम प्रकार की सुविधाएं देगा। मैं डॉक्टर कपूर और उनकी टीम को इस बारे में कहूंगा कि वे जरूर आयुष्मान भारत के लिए भी एक स्पेस इसमें रखें। गवर्नमेंट 100 बेडेड किसी भी हॉस्पिटल को जो सरकार की व्यवस्था के तहत कार्य करना चाहता है, आयुष्मान भारत के साथ उसको इम्पैनल्ड भी करती है। और आप जुड़ेंगे तो कोई भी पेशेंट आएगा उसको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा के लिए सरकार उस धनराशि को वहन करती है। और यह 1 वर्ष के लिए, फिर इसके बाद अगले वर्ष फिर उसको हम 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं। और इसमें विस्तार भी होने जा रहा है। साथ साथ अगर फिर भी पेशेंट के पास सुविधा नहीं है, गरीब है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम उसे धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसके अपने खर्चे हैं, बहुत सारी उसकी आवश्यकताएं होती है, सरकार उसमें सहयोग करेगी। एक समय था जब हम लोग इस बात को मानते थे कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होगा कि स्वास्थ्य की सेवा फ्री में होनी चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना, अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 5 करोड़ 11 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। जो लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सेवा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के ले सकते हैं, कोई उन्हें दिक्कत नहीं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य के केंद्रों को भी उनके सुदृढ़ीकरण के सारे कदम बढ़ाए हैं।
लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल और अन्य हॉस्पिटल्स की सेवाओं में विस्तार किया गया। आधुनिक सुविधाएं वहां पर दी, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। केवल सरकार पर ही लोगों की निर्भरता न रहे, बल्कि निजी क्षेत्र भी इसके लिए आगे आए और जहां पर जो व्यक्ति यहां पर अपनी स्वास्थ्य की सेवा, अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस धनराशि को वहन नहीं कर सकता, वहां सरकार उसके साथ खड़ी है। इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है। हम इसके लिए मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने राज्य से भी मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ा है और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे जनप्रतिनिधिगण या कोई पीड़ित स्वयं भी मुझे पत्र लिखता है कि मुझे उपचार करने के लिए मेरे पास और कोई माध्यम नहीं है, मुझे धनराशि चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक मैंने 1,88,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से धनराशि उपलब्ध करवाई है। यह सुविधा आज इस रूप में प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक निश्चिंतता होती है कि हां, मैं भी उपचार का लाभ प्राप्त कर सकता हूं, और उस उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार की इन सुविधाओं को जोड़ने के लिए जब डॉक्टर्स की एक टीम इस दिशा में कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सार्थक होते हुए दिखाई देते। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र और यूपी सरकार को संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। बसपा सुप्रीमो ने वक्फ बिल को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। सरकार राष्ट्र धर्म निभाए। उन्होंने संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं। उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी स्टैंडिंग समिति को भेजना उचित है। तो वहीं रुक करते हैं कौशांबी का, जहां कौशांबी में कांग्रेसियों ने पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से बाहर किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। पूरे मामले की जांच कराने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोप लगाया कि कुश्ती संघ की साजिश के चलते विनेश फोगाट को महज 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण बाहर कर दिया गया। मंजनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने यह धरना दिया और इस दौरान पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने विनेश फोगाट के समर्थन की तख्तियां हाथ में लेकर कुश्ती संघ और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने से पूरा देश सदमे में है। इस मामले को लेकर सियासी पार्टियां अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स इलाके में स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकार से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की है। हाथों में बैनर, पोस्टर व विनेश फोगाट की तस्वीर साथ लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका पूरा संगठन और समूचा देश इस मुश्किल वक्त में विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। वो जुझारू खिलाड़ी हैं और उन्हें अपने शानदार खेल से विरोधियों व आलोचकों को जवाब देना चाहिए। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां ओलंपिक में कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस विनेश फोगाट के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रही है।
इस संबंध में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने डीएम से मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और विनेश फोगाट के खिलाफ रची गई साजिश के मामले में संज्ञान लेने की मांग की। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि रेसलर विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद पूरा देश सदमे में है। इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स इलाके में स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल दिए जाने की मांग की। हाथों में बैनर, पोस्टर और विनेश फोगाट की तस्वीर साथ लेकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास महिला के आग लगाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को उकसाया गया था और पुलिस ने उकसाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सुनील कुमार नाम का आरोपी उन्नाव के पूर्वा इलाके का रहने वाला है। लखनऊ पुलिस के अनुसार सुनील ने सरकार की छवि धूमिल करने, पुलिस और सरकार के खिलाफ जन आक्रोश फैलाने के उद्देश्य से महिला को आत्मदाह करने के लिए उकसाया था। तो वहीं बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां गंगा और यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि खतरे के निशान को पार करने से महज कुछ ही मीटर बचा है। अलग अलग जगह की स्थिति का गंगा और यमुना का एक दृश्य, न्यू नैनी ब्रिज के नीचे सीढ़ियों तक पानी आ चुका है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा का जलस्तर 80 मीटर तक पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी के जलस्तर की बात करें तो यमुना का जलस्तर 82 मीटर तक पहुंच गया है। संगम पर लेटे हुए हनुमान जी की पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी मूर्ति आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी, अब उन सड़कों पर नाव चल रही है और दूर दूर तक खंभे और पेड़ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा और यमुना की नदी में गश्त कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, और अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तमाम दुर्घटना पर रोक लगा सके। तो वहीं रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का, जहां प्रेमिका ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमी के गले पर चाकू से हमला कर दिया। प्रेमी को नाजुक हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं प्रेमी का कहना है कि उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे लड़कों से बात करती थी, तो वो इस बात पर एतराज करता था। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन कहासुनी भी होती थी। पीड़ित युवक ताहिर ने बताया कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं और इंस्टाग्राम पर मेरी दोस्ती साजिया से हुई। परिवार से लड़कर मैं मुरादाबाद आ गया। यहां हम 3 साल से लिव इन में रह रहे थे। मंगलवार शाम को घर में वो अपने दोस्त के साथ मौजूद थी। मैंने उसे डांटा तो उसने दोस्त के साथ मिलकर मेरे गले पर चाकू चला दिया। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।